जब भी दिल्ली में बारिश होती थी तो उनके लिए बेस्ट विजुअल होते थे मिंटो रोड और आईटीओ पहुंच जाओ। हर बार अखबार की फ्रंट पेज की फोटो मिंटो ब्रिज पानी में डूबा और वो बस जो मात्र 1 फुट नजर आती थी वो वर्षों तक हम सब ने देखी। इस बार वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स लोगों को खोजने पड़े तो मैं इस बात का श्रेय उस टीम वर्क को देती हूँ जिन्होंने मन से ये तय किया कि दिल्ली को वाटर लॉगिंग से बचाना है। हमने आते ही सबसे पहला एजेंडा रखा था डीसिल्टिंग। तो शहर में जितनी भी बड़ी ड्रेन्स हैं उसकी अच्छे से डीसिल्टिंग हो जाए, 2023 जैसा बाढ़ जैसा दृश्य दिल्ली को ना देखना पड़े, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। केवल यमुना फ्लड प्लेन में पानी भरा जो कि यमुना का नेचुरल राइट ऑफ वे है और वहाँ पानी आना लाजमी था, परंतु आने वाले समय में जो लोग यमुना फ्लड प्लेन में रह रहे हैं उनको भी एक सुरक्षित आवास मिले और यमुना फ्लड प्लेन में केवल यमुना जी बहे। वो चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हम करें, यमुना सफाई की बात करें, कूड़े के पहाड़ की बात करें, हर एक इस लीगेसी प्रॉब्लम को लीगेसी बनाए रखने में पिछली सरकारों का बहुत बड़ा योगदान था। हमने 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है जो कि पूरे शहर में चलेंगे और आपके डस्ट पार्टिकल्स को सेटल डाउन करेंगे। जितनी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग है, हर हाई राइज बिल्डिंग पे स्मोक टावर लगना कंपलसरी कर दिया गया है। 10 नमो वन दिल्ली में बनाए जाएंगे ताकि गहरा फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे डेवलप किया जाए। आप में से कोई गया है मोहल्ला क्लिनिक में? मोहल्ला क्लिनिक क्या थे? एक पोटा कैबिन सड़क किनारे रख दी है, बड़ी बड़ी केजरीवाल साहब की फोटो लगा दी। पर आज जो आरोग्य मंदिर बन रहे हैं उसमें जितनी सुविधाएं जनता को दी जा रही है, उसमें प्रॉपर वैक्सीनेशन, उसमें मेडिसिन, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें डॉक्टर, उसमें हेल्थ केयर, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए पूरी फैसिलिटीज़, हर तरह की सुविधाएं आरोग्य मंदिर में दी गई है। आज 1100 आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, किसी नेता की फ़ोटो नहीं है वहाँ कि पिछली सरकारों ने केवल अपशब्द कहने का काम केंद्र के लिए किया। आज यदि दिल्ली की कुछ लाइफलाइन है तो वो दिल्ली मेट्रो है। जो दिल्ली वालों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा देखा था, जो चुनाव में मुद्दा भी बना था, वो था शीश महल का। दिल्ली वाले कह रहे हैं हमारे पैसों से बना है, अब हमें कैसे मिलेगा? हम तो ये कर सकते हैं, खोल देते हैं, दिल्ली वाले सब ले जाएं। हम तो अक्सर ये कहते हैं कि दिल्ली जीती है, अब दिल्ली वालों का दिल भी जीतेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका। जब 100 दिन पूरे हुए थे तब पांचजनी ने आपसे बात की थी और आपने बताया था दिल्ली के विकास की जो तस्वीर है और सतही तौर पे देखें तो धरातल पे वो दिखाई भी दे रही है। लेकिन इस बार अभी अभी क्योंकि बारिशों का मौसम गया है, विशेष तौर से यहाँ काफ़ी मीडिया कर्मी बैठे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग ज़्यादातर होंगे, उनको जो है काफ़ी परेशान होना पड़ा क्योंकि जब भी दिल्ली में बारिश होती थी तो उनके लिए बेस्ट विजुअल होते थे मिंटो रोड और आईटीओ पहुंच जाओ। इस बार वो तस्वीर नहीं दिखाई दी। 20 सालों से जो हमारे फिक्स लोकेशन रहती थी मीडिया वालों की कि पानी अगर भर गया है दिल्ली में तो सबसे पहले वहीं पहुंचो, ये कैसे किया? देखिए, जो लीगेसी पॉइंट थे दिल्ली के जहां वर्षों से पानी भरता था, 15 साल वाली सरकार भी आई और चली गई और 11 साल वाली सरकार भी आई और चली गई। कभी किसी ने उस और ध्यान ही नहीं दिया। हर बार अखबार की फ्रंट पेज की फोटो मिंटो ब्रिज पानी में डूबा और वो बस जो मात्र 1 फुट नजर आती थी वो वर्षों तक हम सब ने देखी। इस बार वो नहीं यदि दिखी या इस बार वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स लोगों को खोजने पड़े तो मैं इस बात का श्रेय उस टीम वर्क को देती हूँ जिन्होंने मन से ये तय किया कि दिल्ली को वाटर लॉगिंग से बचाना है। और शुरुआती दौर में ही हमने वो दिल्ली के सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाइड किए कि दिल्ली में कितनी जगह पे वाटर लॉगिंग होती है, उसके नोडल ऑफिसर्स बनाए और एक एक उस पॉइंट पे काम हुआ, उसका समाधान खोजा गया, उस समाधान को
इम्प्लीमेंट किया गया और जिम्मेवारी तय करके, मतलब मिंटो ब्रिज जैसी जगह पे मैं खुद 4 बार गई कि वहाँ पर कैसे है, और बारिश नहीं थी तो हम लोग पानी के टैंकर लेके गए। वहाँ पे लगातार 5-6 पानी के टैंकर से पानी डाला गया, ये समझा गया कि बारिश आएगी तो ये कितना इफ़ेक्टिव हो पाएगा। तब पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में दिक्कत आई, तीसरी बार में उसके आउटफॉल पे काम हुआ और चौथी बार में जाकर के वो इफ़ेक्टिव हुआ। तो ये एक डेडिकेशन थी कि भी इसे रिजॉल्व करना ही है। और आज दिल्ली में आपने मीडिया कर्मियों की बात कही, तो उनको दौड़ के जाना पड़ता था कि बारिश आ गई भैया, आधे घंटे के अंदर अंदर विजुअल ले लो, नहीं तो पता चलेगा सब पानी निकल जाएगा और कोई विजुअल नहीं मिलेंगे। तो ऐसी दिल्ली को थोड़ा सा बेहतरी मिली है। 100% हुआ है ये मैं नहीं क्लेम करूँगी, परंतु पहले से बहुत सारे पॉइंट्स को समाधान मिला है और आने वाले वर्ष में इसे पूरा समाधान मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इस बार मुख्यमंत्री जी को लोगों ने देखा है ऑन ग्राउंड, हालांकि पहले भी देखे गए हैं, लेकिन जब इस बार मुख्यमंत्री ऑन ग्राउंड हुई तो जैसा उन्होंने खुद बताया कि मीडिया कर्मियों को भागना पड़ा कि विजुअल चले जाएंगे, तो इसके लिए तो तालियां बनती हैं। रेखा जी, यमुना की अगर हम बात करते हैं, इस बार भी बाढ़ आई है, गाद वहाँ पर हुई है, लोगों को थोड़ा विस्थापित करना पड़ा। ये भी एक बहुत गहरी समस्या है और दिल्ली के अगर हम बात करें तो विकास की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो इसको लेकर किस तरह की योजनाएं हैं, उसकी संरचनात्मकता को लेकर या उसको समाधान को लेकर उसके? देखिए, दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस 6 महीने में हुआ है, हमने आते ही सबसे पहला एजेंडा रखा था डीसिल्टिंग। तो शहर में जितनी भी बड़ी ड्रेन्स हैं उसकी अच्छे से डीसिल्टिंग हो जाए, 2023 जैसा बाढ़ जैसा दृश्य दिल्ली को ना देखना पड़े, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। और लगभग 25,000 मीट्रिक टन सिल्ट इन बड़े बड़े नालों में से, चाहे वो बारापुला हो, चाहे नजफगढ़ ड्रेन हो, चाहे शादरा ड्रेन हो, हर ड्रेन में से डिसिल्टिंग करके इतना सिल्ट पहली बार निकला और लगातार उन पे दौरे किए गए, उसकी पीरियोडिकली जांच की गई कि कितना काम हुआ है, बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ डिप्लॉय की गई। और उस सारी डिसिल्टिंग का प्रभाव ये रहा कि 15 साल में सबसे ज़्यादा बारिश इस बार हुई, जबकि नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स बह गए, परंतु दिल्ली ने अपनी बारिश को केवल यमुना फ्लड प्लेन तक ही सीमित रखा और पूरी दिल्ली को बचाया। ये उस डिसिल्टिंग का प्रभाव है, जहाँ पे हमने ITO बैराज से लेकर के हर एक गेट को हमने उसको एप्रोप्रिएट रखा कि आपको कब कौन सा बैरिगेटिंग खोलना है, कब कौन सा बंद करना है। सभी जो ड्रेन का आउटफॉल था उन बैरिगेट्स को हमने बंद किया और जो शहर के बाहर जाने वाला यमुना जी का प्रवाह था उसको सिस्टमैटिक किया। तो इससे जितना हथनी बैराज से हमें पानी मिला, उतना ही दिल्ली के बाहर भेजने का रास्ता सरकार ने चालू रखा और केवल यमुना फ्लड प्लेन में पानी भरा, जो कि यमुना का नेचुरल राइट ऑफ वे है और वहाँ पानी आना लाजमी था। परंतु आने वाले समय में जो लोग यमुना फ्लड प्लेन में रह रहे हैं उनको भी एक सुरक्षित आवास मिले और यमुना फ्लड प्लेन में केवल यमुना जी बहे, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। रेखा जी, बारिश चली गई, सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन बारिश से सर्दी के बीच में जो दिल्ली वालों के लिए एक समस्या सबसे बड़ी होती है, शायद पूरे भारत में दिल्ली ही एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले करीब 8-9 सालों से हम देख रहे हैं कि स्मॉग वेकेशंस होने लगे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ स्वास्थ्य से ही नहीं जुड़ी है, पर्यावरण से भी जुड़ी हुई समस्या है और ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, जिन्होंने दावे बड़े बड़े किए, सॉल्यूशन बड़े बड़े लेकर आए, लेकिन दिल्ली वालों को कभी उससे राहत नहीं मिल पाई। कभी पराली पे दोष, कभी दूसरे राज्यों पर दोष, लेकिन समाधान कुछ नहीं। इस बार ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि दिल्ली वालों को बहुत उम्मीदें हैं। आपने अपनी बात में ही तृप्ति जी कह दिया कि सॉल्यूशन बड़े बड़े लाए, पर वो सॉल्यूशन केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पे, अखबारों के पेजेस पे और पब्लिसिटी फ्रंट पे ही दिखाई दिए। कभी ये जितनी समस्याएं आपने गिनवाई है
वो चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हम करें, यमुना सफाई की बात करें, कूड़े के पहाड़ की बात करें, हर एक इस लीगेसी प्रॉब्लम को लीगेसी बनाए रखने में पिछली सरकारों का बहुत बड़ा योगदान था। कभी उस समस्या का समाधान हो कैसे सकता है, ना सीरियस थॉट थी, ना कॉन्क्रीट विजन था। इस बार हमने एयर पॉल्यूशन जैसी समस्या का बेहतर समाधान देने के लिए पहली बार दिल्ली सरकार की ओर से डस्ट मिटिगेशन प्लान पहली बार आया सरकार ने, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल जो हवा में हैं, हर प्रकार के उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। और पिछले 3-4 महीने से ही हम उसके काम पे लग गए। हमने 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है, जो कि पूरे शहर में चलेंगे और आपके डस्ट पार्टिकल्स को सेटल डाउन करेंगे। जितनी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग है, हर हाई राइज बिल्डिंग पे स्मोक टावर लगना कंपलसरी कर दिया गया है। सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे स्मोक टावर्स लगा दिए गए हैं। आप पैसेजेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल हैं सड़कों के ऊपर, वहाँ पे मिस्ट स्प्रे उसका काम किया गया है। अपने दिल्ली सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने पूरी तरीके से ईवी पे ले जाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ उसका काम किया है। और मैं टारगेट रख करके कि 2026 के अंत तक हमारी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ईवी हो जाए और सारे बस डिपो इलेक्ट्रिक चार्जिंग के स्टेशन बन जाए, इस पे सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। और जिसकी लॉन्चिंग हमने की देवी बसेस से, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकलर इंटरकनेक्टिविटी, और पब्लिक को भी हम लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने व्हीकल्स को पेट्रोल और डीजल से हटा करके इलेक्ट्रिक पर लेकर के जाएं। जब सबके सामूहिक प्रयास होंगे, यहाँ तक कि जो खुले में लोग सर्दी से बचने के लिए लकड़ी जलाते थे, वो सारे चौकीदार या वो सारे लोग जिनके पास कोई और साधन नहीं होता था, उनके लिए भी सरकार योजना लेकर के आ रही है कि किसी भी प्रकार का धुआं जो है वो ना हो एटमॉस्फेयर में। तो ये छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रयास, प्लांटेशन, हमने 70 लाख पेड़ इस बार दिल्ली में लगाने का काम हमने शुरू किया और 10 नमो वन दिल्ली में बनाए जाएंगे ताकि गहरा फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे डेवलप किया जाए। तो ये सारे मेजरमेंट्स हैं। हमने कोई वो काम नहीं किया जो पिछली सरकार, केजरीवाल सरकार ने किया कि पराली के लिए हम दवाई बना देंगे, छिड़का देंगे, ये कर देंगे। बाद में मैंने खोजी मेरे आने के बाद कि मैंने कहा भाई वो दवाई बनी होगी तो बताइए जरा वो दवाई कहाँ है, तो वो मुझे कहीं मिली नहीं। और फिर मैंने रिकॉर्ड चेक कराया कि भाई कितना खर्चा हुआ था, तो दवाई बनाने पे कुछ खर्चा नहीं हुआ क्योंकि वो बनी ही नहीं, पर उसकी पब्लिसिटी में 25 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो ये थी पिछली सरकारें जो ऑड इवन जैसी योजनाओं पे करोड़ों रुपए खर्च दिए, परंतु पॉल्यूशन पे एक्चुअल में क्या कर्व हो सकता है कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ सरकार मुस्तैद है और अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह निभाने का काम, आपके लिए स्वच्छ हवा लाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। आपने दवाइयों की बात की। दवाइयाँ मोहल्ला क्लिनिक में भी मिलने के दावे किए जाते थे। हालांकि पांचजन्य ने भी कुछ ऐसे स्टोरीज की जिसमें कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर एक्सपायर्ड दवाइयाँ कचरे में पड़ी हुई थी। क्लिनिक में कुछ नहीं था, एक ढांचा बस था। उसके बाद कुछ मोहल्ले थे जिनको सजा के रखा गया था, शायद मॉडल बनाना पड़ता था। ये जो आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मोहल्ला क्लिनिक को हटा के आरोग्य मंदिर जो बनाए गए हैं, और आरोग्य मंदिर किस तरह से अलग है? आप गई हैं कभी किसी मोहल्ला क्लिनिक में? आप में से कोई गया है मोहल्ला क्लिनिक में? मोहल्ला क्लिनिक क्या थे? एक पोटा कैबिन सड़क किनारे रख दिए, बड़ी बड़ी केजरीवाल साहब की फोटो लगा दी, दवाई के नाम पे शून्य, फैसिलिटी मेडिकल स्टाफ के नाम पे शून्य, डॉक्टर को मेडिकल स्टाफ की जगह वहाँ पे दिहाड़ी का मजदूर जो पर पेशेंट 50 रुपए देंगे आपको, तो क्या वो डॉक्टर पेशेंट अटेंड करेगा या पेशेंट गिनेगा? 2 मिनट में एक पेशेंट निपटाना है। कौन चेक कर रहा था कि दिन में उसने लिख दिया 500 पेशेंट
मैंने अटेंड किए, दवाई ना इंजेक्शन ना वैक्सीनेशन ना क्योर, किसी भी तरह का समाधान उन मोहल्ला क्लिनिकों पे नहीं था। केवल एक पीआरशिप क्रिएट करने के माध्यम वो बने। पर आज जो आरोग्य मंदिर बन रहे हैं उसमें जितनी सुविधाएं जनता को दी जा रही है, उसमें प्रॉपर वैक्सीनेशन, उसमें मेडिसिन, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें डॉक्टर, उसमें हेल्थ केयर, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए पूरी फैसिलिटीज, हर तरह की सुविधाएं आरोग्य मंदिर में दी गई है। दे आर प्राइमरी सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर। आज 1100 आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, किसी नेता की फोटो नहीं है वहां पे केवल और केवल दिल्ली की जनता के लिए इलाज है, जिसे केंद्र सरकार ने 5 साल पहले दिल्ली को एक फंड एलोकेट किया था कि आप दिल्ली की जनता के इसको इस्तेमाल करें हेल्थ केयर में। परंतु पिछली सरकारों ने केवल अपने अहंकार के कारण उसे इस्तेमाल नहीं किया। अब जब उसका आखिरी साल है उन पैसों को खर्च करने का, तो दिल्ली में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार अपना काम कर रही है और दिल्ली को प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा रही है। बिल्कुल। जब दिल्ली की बात होती है तो हम एनसीआर को नहीं छोड़ सकते, और एनसीआर और दिल्ली वहाँ से ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं काम करने, यहाँ से ज़्यादातर लगता है एक दूसरे के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी काम हो रहा है। आरआरटीएस जो है उसकी हम बात करें या मेट्रो के विस्तार की बात करें, ये दिल्ली और एनसीआर के जो रिलेशन है या कनेक्टिविटी को लेकर किस तरह की गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर एक्चुअल में अपने आप में इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हजारों लोग रोजाना एनसीआर में जाते हैं और एनसीआर से रोजाना हजारों लोग दिल्ली आते हैं। तो यहाँ की कनेक्टिविटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि रोजाना की आपकी ज़िंदगी में वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चाहे वो मेट्रो हो, चाहे आरआरटीएस हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे हमारे पेरिफेरल जितने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ को हमारी मोदी सरकार ने दिल्ली को सौगात देते हुए, अभी देखिए आप UER-2 जो 11,000 करोड़ की लागत से बना, उससे कितने आराम से और कितने कम समय में दिल्ली के किसी भी कोने से व्यक्ति जो है वो एयरपोर्ट और गुड़गांव तक जा सकता है बिना किसी ट्रैफिक कंजेशन के, बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए हुए। ये सारी चीज़ें जो जरूरी थी इस दिल्ली एनसीआर के लिए, दिल्ली राज्य के लिए, वो किसी ने यदि ध्यान की तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और तो इसलिए जितना भी धन्यवाद मोदी सरकार का किया जाए, प्रधानमंत्री जी का किया जाए, उतना कम है। मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि पिछली सरकारों ने केवल अपशब्द कहने का काम केंद्र के लिए किया। आज यदि दिल्ली की कुछ लाइफलाइन है तो वो दिल्ली मेट्रो है। यदि दिल्ली निर्बाध तरीके से चल पा रही है तो दिल्ली के हाईवेज हैं, और दिल्ली में यदि ट्रैफिक कंजेशन कम है तो वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो केंद्र सरकार की देन है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, आपकी सरकार जब से आई है आपने काफ़ी काम लिए हैं, संभाले हैं, कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के विकास के लिए आपको सबसे बड़ी चुनौतियां क्या लगती हैं यहाँ पर, जिन पे सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है अभी? दिल्ली के विकास के लिए यदि मैं मानूं प्रायोरिटीज़, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही मुझे सबसे पहले दिखाई देता है। क्योंकि जो आम जनमानस दिल्ली शहर का है उसकी बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं। वो इतने सालों में उसके जो बड़े सपने थे वो तो कहीं संकुचित होकर के छूट गए। व्यक्ति अब अपनी छोटी ज़रूरतों पे आ गया है। उसको घर से निकलते ही मेरे घर के आगे का गड्ढा, मेरी सड़क, मेरी नाली ओवरफ्लो ना हो, हमारा सीवर ठीक ठाक काम करता रहे, मुझे घर से अपने ऑफिस तक की बस मिल जाए या मेट्रो में मैं चढ़ पाऊँ। ये कुछ चीज़ें सामान्य स्तर की हैं जो दिल्ली अपनी बेसिक ज़रूरतों को खोज रही थी सालों से। हमने टारगेट लिया है कि दिल्ली, जिसमें आज भी 50% ऑफ पॉपुलेशन बिना सीवेज लीकेज के है, आज भी दिल्ली जहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं है, आप
टैंकर पे डिपेंडेंट होते हैं, आपके यहाँ नल के माध्यम से जल नहीं आता, सीवर का कनेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि जो इतना सालों से दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन पे आज हम खड़े हैं। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा शहर, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कई बड़े बड़े राज्यों से बड़ा। ऐसी डेंसिटी के साथ में दिल्ली का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, परंतु सबसे पहली ज़रूरतें हैं तो वो सीवर लाइन है, वो जल पानी की लाइनें हैं, वो अच्छी रोड, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम और आपकी परिवहन की कनेक्टिविटी है। उसके बाद हेल्थ और शिक्षा दूसरी सेगमेंट में मान सकती हूँ, और उसके बाद तो कई चीज़ें हैं, कई आयाम हैं जो दिल्ली, जो देश की राजधानी है, यहाँ के लोगों को मिलनी ही चाहिए, जो उनका अधिकार है। और हमारी सरकार पूरे तरीके से, हम तो अक्सर ये कहते हैं कि दिल्ली जीती है, अब दिल्ली वालों का दिल भी जीतेंगे। जिस तरह से सभी महानगर होते हैं, दिल्ली में भी एक तरफ आपको गगनचुंबी इमारतें दिखेंगी, तो दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी भी दिखाई देगी। जब हम विकसित भारत 2047 का विजन लेकर चलते हैं, तब आप दिल्ली की तस्वीर को कैसे देखते हैं, जिसमें पर्यावरण संतुलन भी रहे और ये जो हम देखते हैं इमारतें और जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल का जो तरीका है, उनकी जीवन शैली, उसको सुधारते हुए आप किस तरह का विजन लेकर चलती हैं? आपने सही कहा, विजन 2047 में यदि हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली कैसी हो? दो चीज़ें मुझे लगती है। एक तो दिल्ली की जो आबादी है 2.5 करोड़ लोगों की, उनके लिए बेहतर सुविधाएं, उनके रहने की, उनका जीवन जीने की, उनके रोजगार की, हर विषय जो उनसे छूता हुआ है। दिल्ली में आप ये मानिए कि 700 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं। बसाते तो गए लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते, परंतु कभी ये चिंता नहीं की कि वहाँ पर पानी कैसे मिलेगा, वहाँ सीवर की व्यवस्था क्या होगी। वो लोगों को उसी प्रकार मरने के लिए छोड़ दिया गया। और इसी तरीके से 1800 के करीब अनऑथराइज कॉलोनियाँ आज भी दयनीय स्थिति में वो जी रही हैं। इन सबको दिल्ली के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना, बेहतर सुविधाएं देना एक काम है। और उसके अलावा दूसरी चीज़, आज दिल्ली में उद्योग, व्यापार, रोजगार क्या है? आज कुछ भी आप करने जाते हैं तो दिल्ली के पॉल्यूशन से वो जुड़ जाता है। कभी मान्य कोर्ट का आदेश आ जाता है, तो कभी दिल्ली में अनेक तरह की एजेंसियां काम करती हैं जो आपको वो करने नहीं देती। तो हम दिल्ली के लिए क्या करें? तो हमारा विज़न ये है, जो दिल्ली के एटमॉस्फेयर को सूट करता है, कि दिल्ली को एक एजुकेशनल हब बनाया जाए, दिल्ली को टूरिस्ट हब बनाया जाए, दिल्ली को आईटी हब बनाया जाए और दिल्ली को हेल्थ केयर हब बनाया जाए, जो कि ना तो पॉल्यूशन करेगा और दिल्ली को रोजगार भी देगा और पूरे देश में, पूरे विश्व में दिल्ली का वो स्थान होगा जिसकी दिल्ली अधिकारी है। दिल्ली अधिकारी है। आपको याद होगा चुनाव में बड़ा मुद्दा भी था, जो दिल्ली वालों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा देखा था, जो चुनाव में मुद्दा भी बना था, वो था शीश महल का। दिल्ली वाले कह रहे हैं हमारे पैसों से बना है, अब हमें कैसे मिलेगा? हम तो ये कर सकते हैं, खोल देते हैं, दिल्ली वाले सब ले जाएं। सच कह रही हैं आप। दिल्ली की खून पसीने की कमाई से को बर्बाद करते हुए जो आदरणीय केजरीवाल साहब ने अपने लिए शीश महल बनाया, आज भी वो सफ़ेद हाथी के जैसे दिल्ली सरकार के सामने खड़ा है कि उसका क्या किया जाए। और हमें तकलीफ होती है कि दिल्ली की जनता का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया गया। पर मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि जितने भी रुपए उसमें खर्च हुए, वो ब्याज समेत दिल्ली की तिजोरी में वापस लेके आए जाएंगे। आखिर में चलते चलते दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत, जो उसको विकसित एक भारत के अंदर योगदान देने में महत्वपूर्ण बनाएगी, और एक कमजोरी जिस पे दिल्ली को और दिल्ली वालों को भी काम करना है। एक ताकत और एक कमजोरी।
ताकत है दिल्ली का ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक विविधता, जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आकर के रह रहे हैं। एक मिनी भारत, एक मिनी इंडिया दिल्ली है, जहाँ हर राज्य के लोग मिलते हैं। कल मैंने ओणम मनाया, उससे पहले महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी मनाई और गरबा की तैयारी हो रही है। तो ये जो दिल्ली का कल्चर है, इसे जोड़ते हुए, इसे समेटते हुए हमें आगे लेकर के जाना है। जहाँ दिल्ली, जहाँ हर राज्य के लोगों का अधिकार है, उनकी मेहनत से ये इसको संवारना होगा, आगे बढ़ाना होगा। और कमजोरी की बात मैं कहूँ तो ये जो ताकत बन सकती है 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, जब लोग ये सोचने लगेंगे कि ये दिल्ली मेरी अपनी दिल्ली है, जब इसकी स्वच्छता के लिए वो प्रयास करेंगे कि इस शहर को गंदा नहीं करना। आज विदेशों में जाते हैं लोग तो रैपर उठा के वापस पर्स में रख लेते हैं, ट्रैफिक रूल का कोई वायलेशन नहीं करता है, आपकी प्रॉपर्टी को खराब नहीं करता है। पर जब भारत में आते हैं, दिल्ली शहर में रहते हैं, तो कहीं थूक दीजिए जनाब, कहीं कूड़ा फेंक दीजिए, आपको लगता ही नहीं कि ये आपका शहर है। तो अपना शहर है, मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, मेरी दिल्ली मैं ही बनाऊं, सजाऊं, इसे हरा भरा स्वच्छ बनाऊं। जिस दिन हमने ये तय कर लिया, उस दिन से दिल्ली बेहतर, सुंदर, स्वच्छ, हरी भरी और हम सबके रहने लायक हो जाएगी। बिल्कुल, पर्यावरण के लिए आप काम कर रहे हैं, सरकार पूरी मेहनत कर रही है, और नागरिक कर्तव्य जो अभी संघ के भी पंच परिवर्तन का एक मुख्य बिंदु है, उसके लिए रेखा जी का आह्वान दिल्ली वालों से और किसी भी राज्य के लोगों को अपने राज्य को सुंदर बनाने के लिए नागरिक कर्तव्य तो निभाने ही चाहिए। रेखा जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।